हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, पूरी सॉल्यूशन के साथ महामैराथन की वीडियो होगी। अगर आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो हिंदी की औकात नहीं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर फोड़ कराओ। देखो यार, यदि हमारी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, ठीक है, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें हम फोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी हो गई, सोशल साइंस होगी, आर्ट हो गया जिसे ड्राइंग कहते हैं, इसमें तो हम फोड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले और पूरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ रहेगी। ठीक है, आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। आपको बोर्ड एग्जाम में 98% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखो, ये कक्षा 10वीं हिंदी में सभी छात्रों का 70 नंबर आएगा, ये मैं गारंटी कहता हूं। लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसे तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, तैयार जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। सिंपली अगर आप इस वीडियो को सुन भी लेते हो ना तो भी आपकी चीजें, ये जितना भी मैं बताऊंगा वो आएगा तो आप लिख लोगे। ठीक है, तो ये है 22 फरवरी, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपका जो गद्यांश होता है वो 6 मार्क्स का आता है और पद्यांश भी 6 मार्क्स का आता है, यानी टोटल यहां से आपके 12 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, और देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। ये 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश आता है जिसमें कि आपको 2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का मिलता है। और पद्यांश में भी यही होता है, 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। और इस वीडियो में देखेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुविकल्पी 20 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है और इससे बाहर एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जिसमें से 20 तो बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे जिसमें से एक गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आएगा। ठीक है, यहां से आपको 3 दूना के 6 यानी कि 6 मार्क्स यहां से आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश जिसमें से एक गद्यांश जरूर आएगा, 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। ठीक है, और 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश देखेंगे जिसमें से एक आएगा और यहां से आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक लेना, देख लेना। अगर आपको 10th बोर्ड एग्जाम देना है तो अपने 20 से 25 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। और इसी वीडियो को जिस दिन आप एग्जाम देकर आओगे इसी को खोलोगे और मुझे थैंक्स सर बोलोगे। ठीक है, तो एक एक चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये मेरी पहली टॉपिक है, तो आइए देखते हैं 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी। ये है 22 फरवरी को आने वाला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। आपको बस इतना तैयार कर लेना, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद है, कि राम कुमार वर्मा है, कि उदय शंकर भट्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ध्रुव स्वामिनी के आपके नाटक के रचनाकार हैं वो आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। दूसरा क्वेश्चन कि नर से नारायण के लेखक कौन है, गुलाब राव है, कि यशपाल है, कि जैनेन्द्र कुमार है, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाब राय जो है नर से नारायण के लेखक है। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद किस रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, कि एकांकीकार के रूप में। तो ये आपके जो मुंशी प्रेमचंद जी है ये उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन की यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल संस्कृत्यायन, अज्ञे जी, मोहन राकेश, ये सभी। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान देना कि जब ये सभी वाला ऑप्शन आता है, मैं आपके हर एक वीडियो में बताता हूं कि ये 99.99% करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं और आपको न समझ में तो आंख बंद कर ये सभी वाले पे मार देना, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यात्रा वृत्त के राहुल संस्कृत्यायन भी लेखक है, अज्ञे भी है, मोहन राकेश भी है, ये सभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। ये डायरी विधा है, कि संस्मरण है, कि निबंध है, कि नाटक है। ठीक है, तो ये आपका संस्मरण, पथ के साथी जो है संस्मरण है। छठवां क्वेश्चन है कि रीति काल की प्रवृत्ति है, यानी विशेषता क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता, रीति ग्रंथों का निर्माण, कलापक्ष की प्रधानता, ये सभी। ठीक है, तो देखो यहां पर भी छठवा में ना ये सभी वाला आ गया, तो यही करेक्ट होगा आपका, क्या होगा, ये सभी। ये रीतिकाल की प्रवृत्ति, श्रृंगार रस की प्रधानता भी है, रीति ग्रंथों का निर्माण है, कलापक्ष की प्रधानता है, ये सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सातवां क्वेश्चन की साकेत के रचयिता कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिऔध है, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है,
कि महादेवी वर्मा है कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो साकेत की जो रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त की काफी प्रसिद्ध रचना है। साकेत एक तरह से कहो तो महाकाव्य भी है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की प्रगतिवाद की विशेषता है शोषितों की पीड़ा का चित्रण, क्रांति का विद्रोह के स्वर, मानवतावादी दृष्टिकोण या ये सभी। ठीक है, अब देखो आपने मैं बताना ये सभी वाला करेक्ट हो गया। इसमें भी क्या हो गया, देखो प्रगतिवादी की विशेषता हमने बताया कि 99.99% 1% की गारंटी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, 0.1% की, लेकिन पूरी चांस रहती है। तो यहाँ पे ये सभी आपके प्रगतिवादी की विशेषता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी। अब देखो इसमें भी ना ये सभी वाला आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि छायावाद के 4 सबसे प्रमुख कवि की बात करोगे तो ये होते हैं पंत, इसके बाद होता है निराला, इसके बाद होता है प्रसाद, इसके बाद होता है वर्मा। ठीक है, देखो इसमें क्या आया है, सुमित्रा नंदन पंत आया हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आया हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी आए हुए, महादेवी वर्मा नहीं आई है। ठीक है, तो ये चारों क्या है, ये प्रसिद्ध छायावादी के कवि हैं। ठीक है, पंत, निराला, प्रसाद, वर्मा, तो ये सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है यामा के रचयिता का नाम क्या है, महादेवी वर्मा, अज्ञे जी, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो महादेवी वर्मा है, इन यामा इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन की हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर, अनल अंगार। ठीक है, इन पंक्तियों में रस है। अब देखो यहाँ पे हाय जी कब आती है, जब आप दुख में होते हो, मुसीबत में होते, आपके ऊपर दुख पीड़ा रहती है, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर, अनल अंगार। ठीक है, वीर रस है कि श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है। देखो यहाँ पे करुण रस है, आप में 2 ही रस है, या तो हास्य रस है या तो करुण रस है, 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप अपने समझ से देख लेना। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं उपमा अलंकार के अंग, ये 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की रोला किस तरह का छंद है। ठीक है, ये सममात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है कि ये सभी है। ठीक है, अब देखो ये नहीं कि आप मैंने कहा कि ये सभी वाला ही करेक्ट मार देना, तो यहाँ पे आपका जो होगा ना, ये रोला जो होता है एक सममात्रिक छंद होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अभी उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अभ्यागत, अभिषेक, अभिज्ञान, अभयारण्य। ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये हमें पूछ रखा, ये हमें बताना। ठीक है, ये अभयारण्य जो है ये अभी से बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, ये अभ्य जो है ना, ये आपको संधि के हिसाब से काम करता है, तो ये जब बनेगा इसका तोड़ोगे आपने तो अभी धन आगत बनेगा। ठीक है, अभी धन आगत, तो ये भी अभी है, इसमें भी अभी है, इसमें भी अभी है, ये अभयारण्य है। तो बच्चे सबसे ज्यादा क्या मारकर चले आते हैं, वो मारकर यही चले आएंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, आपको ध्यान देना, ये संधि के रूल से बनता है। आप में जो संधि है, संधि की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाकर देख लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो आपका अभयारण्य जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि ताह शब्द रूप है तद शब्द के। ठीक है, ताह शब्द रूप है तद शब्द के, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, नपुंसक लिंग द्वितीय द्विवचन का, स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का, तीनों लिंगों में एक वचन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो होगा ना, ये स्त्रीलिंग होगा, ताह प्रथमा होगा और बहुवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की नील गगन में समास है, ध्यान देने वाली बात है, द्वंद्व है कि दिगु है कि कर्मधारय है कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक बार नहीं बार बार बताया है कि जैसे यहाँ पे नील गगन है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, नीला गगन। अब इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की आज का तत्सम है, अद्य है कि अज है कि आद्य है कि अग्र है। ठीक, तत्सम मतलब शुद्ध रूप होता है, तो यहाँ पे जो आपका इसका शुद्ध रूप बनेगा वो अद्य बनेगा। क्या बनेगा, अद्य। ठीक है, ये जो होता है ना, ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द होता है। ठीक है, तो इसका अद्य शुद्ध रूप होगा। समान स्तर के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं, किसमें, मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में कि कुटिल वाक्य में। ठीक है, तो ये जब भी ना 2 या 2 से अधिक हो गया तो ये सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य में जुड़े होते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका।
19 नंबर है कि परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया का कर्तृवाच्य में क्या परिवर्तन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहा गया या क्या कहा, बात तो भूतकाल की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां की अपने गांव की मिट्टी छू लेने के लिए मैं तरस गया, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। यहाँ पे देखो गांव के नीचे एक रेखा खींच दिया गया है, इसकी हमको परिचय बताना कि ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 21 नंबर आ जाता है कि बिखरे पन्ने के लेखक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यशपाल है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ठीक है, इसके बाद कि जैनेन्द्र कुमार है कि अज्ञे जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी बिखरे पन्ने के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सन्यासी कृति के लेखक कौन है, इलाज चंद्र जोशी, नगेंद्र, मोहन राकेश की अज्ञे जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इलाज चंद्र जोशी जो है ये सन्यासी कृति के लेखक है। तीसरा क्वेश्चन कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, रेखा चित्र है, नाटक है, एकांकी है कि निबंध है। ठीक है, तो ये रेखा चित्र है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र, और किस कवि की ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन की डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है, घनश्याम दास बिरला, धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये सभी। ठीक है, तो हमने बताया कि जब भी ए सभी वाला होता है तो 99.99% करेक्ट होता है, तो आपको ए सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा तो काफी प्रसिद्ध है, इनकी मेरी कॉलेज की डायरी के लेखक धीरेन्द्र वर्मा जी है। तो ये सब जी जो है ना ये कॉलेज की डायरी के लेखक है। अब यहाँ पे 25 नंबर आपका आता है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध है आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध है आपके आलोचक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन कि भिखारी दास किस काल के कवि हैं, वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के कि आधुनिक काल के। ठीक है, तो यहाँ पे जो भिखारी दास जी थे वो आपके रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे, किस काल के, ये 27 नंबर क्वेश्चन की रीति काल की समय सीमा क्या है, संवत 1700 से 1820 भी, संवत 1700 से 1920 भी, संवत 1800 से 1920 भी, संवत 1600 से 1820 भी। ठीक है, तो रीति काल का जो समय सीमा माना गया था वो 1700 संवत 1700 से 1920 भी तक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो आपका 8वां नंबर है कि पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता है। 9वां क्वेश्चन की पंचवटी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञे जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी काफी प्रसिद्ध रचना है। 10वां क्वेश्चन की नई कविता के कवि कौन है, मीराबाई, मतीराम, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो यहाँ पे जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ये नई कविता के कवि हैं, ये सब तो पुराने कवि हैं, लेकिन ये जो कवि है ये नई कविता के कवि। 11 नंबर क्वेश्चन के शोक विकल सब रोबही रानी, रूपु सीलू बलु तेजु बखानी, उपयुक्त पंक्ति में रस है। यहाँ पे शोक आ गया, रोना आ गया, धोना आ गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रस होगा, ये करुण रस होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन के अर्थ अलंकार नहीं है। ठीक है, अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है, कितने प्रकार होते हैं, कमेंट बॉक्स में। उपमा है कि रूपक, उत्प्रेक्षा कि यमक, यानी कौन सा जो है ये अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, उपमा अर्थालंकार है, रूपक अर्थालंकार का भाग है, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार का, और यमक जो है ना ये अर्थालंकार का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 13 नंबर के बंदऊ गुरुपद, ये कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचत रविकर निकट में छंद है। अब देखो छंद के लिए सबसे पहले तो आपको मात्रा इसमें गिनना पड़ेगा। ठीक है, जब आप मात्रा गिनोगे इसमें तो आपको इसमें सोरठा मिलेगा। ठीक है, ये सोरठा छंद है। सोरठा छंद तो आप जानते हो कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितने कितने मात्राएं होती हैं, वो 11-11 होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मात्रा भी गिनोगे, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया,
और यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले में 11 हो गया, ठीक है। और तीसरे में भी 11 होगा, इसमें भी 11 होगा। यहाँ पे जैसे आप देख लो 1 2 2 1 1 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। अब इसमें कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सोठा छंद हो जाएगा। आपका समय वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन। आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर देना, हम लोग को इससे मोटिवेट मिलता है। अमर में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। हमने बताया जैसे यहाँ पे अगर हम उपकार लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे उपकार में उप क्या है, उपसर्ग है, यानी एक ऐसा शब्द जिसे हटा देने से ये शब्द का निर्माण ही अधूरा हो जाए। अगर इसमें से हम अ हटा देंगे तो मर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अ जो है ये क्या है, उपसर्ग है। मर है कि अ है कि अम है कि र है, तो यहाँ पे अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि ते शब्द रूप है तद शब्द के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ते शब्द जो हो जाएगा ना, ते शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का, ये भी है नपुंसक लिंग प्रथमा द्विवचन का, स्त्रीलिंग द्वितीय द्विवचन का, इन सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी वाला हमने बताया कि लगभग करेक्ट होता है। और यहाँ पे नौ रसों का समूह का समास होगा, नवरस होगा, नवरस होगा, नीरस होगा कि नाभिक होगा, ठीक है। अब देखो नौ रसों का समूह मतलब नवरस इसे तो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नौ रसों का समूह नवरस होगा कि नवरस होगा, तो यहाँ पे नौ रस वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नौ रसों का समूह। 17 नंबर क्वेश्चन की अमृत का पर्यायवाची शब्द है, सुधा है, अभी है, पीयूष है, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर ये सभी वाला करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका इसमें मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। कई ठो जब होता है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की आओ स्नान करते वाक्य का भाववाच्य में क्या परिवर्तन है, ठीक है। तो ये आओ स्नान किया जाए इसका मतलब हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। हिंदुस्तान का वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है लेकिन वह इससे भी ज्यादा है, रेखांकित भाग का परिचय, इसका हमें परिचय बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका अव्यय है और समुच्चय बोधक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, देखो यहाँ तो हम 40 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी तो पढ़ लिए और हमारा 20 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया। एंड नेक्स्ट हम मार्क्स इसके बाद देखेंगे हम इस वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। 110% ये गद्यांश आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में लगातार आने वाला जो ये गद्यांश है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। लिखते तो सब है भाई, लेकिन नंबर सभी को नहीं मिलते पूरे, और यहीं से नंबर कटने आपके भी स्टार्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, एक गद्यांश देगा, ठीक है। मैं आपको इसका पेपर दिखा दूं। देखो यहाँ पे ये पेपर है, ठीक है। जैसे ही 20 बहुविकल्पी आपके समाप्त होते हैं तो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है खंड ब, ठीक है। तो ये देता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इसके नीचे 3 प्रश्न देते हैं, ठीक है। तो यही है कि देखो यहाँ पे दे रखा है कि कुसंग का ज्वर, और तीनों के लिए यहाँ पे इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, एंड इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, और एंड इसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके जो मार्क्स मिलेंगे ये देख सकते हो, 2 2 4 2 6 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 मार्क्स यहीं से बच्चे अपने 3 नंबर 4 नंबर लाते हैं और बाकी के नंबर गवा देते हैं। तो कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको खंड ब तक खंड ब यहाँ पे डाल देना है। खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या क में है गद्य करें तो कुसंग का जो डैश डैश उठाती जाएगी, ठीक है। संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है, ब्लैक पेन से हिंदी को लिखना है, शीर्षक को लिखना है, इसके राइटर को लिखना है। इसके बाद रेखांकित की व्याख्या करना है। देखो व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे आपने ध्यान दिया होगा तो ये एक रेखा खींचा गया है, सिर्फ इसी की व्याख्या करना है। बहुत सारे बच्चे पूरी की व्याख्या कर देते हैं, ऐसे में उनके समय वेस्ट होता है, क्योंकि ये 2 ही मार्क्स का होता है, 4 लाइन लिखना होता है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखना है, समय का सबसे ज्यादा पाबंद इसमें जरूरी है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। कैसे लिखना है ये देखते हैं। जो कुसंग का प्रभाव होता है व्यक्ति पर वो कैसा पड़ता है। कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, या अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल सही एवं सटीक तरीका है। एंड समय कम है, इसके लिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं गद्यांश। नेक्स्ट आपका है दूसरा नंबर। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध। ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। उपयुक्त अवतरण का हमें संदर्भ लिखना है, इसके लिए मैं बोर्ड 2 नंबर देगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो इसको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होता है, आइए हम देख लेते हैं आंसर शीट पे। तो इसको आंसर शीट पे हम देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें खंड ब डालना है, फिर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। ठीक है, गद्य हे भगवान डैश डैश बना रही, यानी शुरुआत की 1 से 2 अक्षर लेंगे और लास्ट की 1 से 2 अक्षर लेंगे। सिंपली इसे हिंट्स पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने किस खंड को हल किया है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के जो लेखक वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरह से हमें लिखा। अब हमें इसकी बोल रखेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया, फिर यहां से लेकर यहां तक खींचा गया। ठीक है, तो आपको इसकी व्याख्या अपने शब्दों में लिखना। देखो कैसे लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति में ममता अपने पिता से कह रही है कि पिताजी इस घूस लेने से तो अच्छा भीख मांगकर अपना पेट पालन कर सकते थे। यदि आपका ये सोचना है तो गलत है। पिताजी इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, यानी कि जब इनको सोना मिल जाता था, वही कहती ममता कि हम तो भीख मांग के जी लेंगे, खा लेंगे चैन से, बट ये जो आप लालचवश ये सोना ले रखे हो, इससे हमारी ये इसकी चमक हमारी आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो ये चीजें इनकी पूरी व्याख्या होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। ठीक है, चौथा कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। ठीक है, इसके नीचे भी आपको 3 क्वेश्चन देगा जो कि 2-2 मार्क्स का ये भी होगा। ठीक है, इनमें से आपको एक आना 110% बोर्ड एग्जाम में 100%, 110% मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा। एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे पहले तो पाठ और लेखक का नाम इससे पूछेगा, यानी इसके कहने का मतलब कि आप इसका संदर्भ लिखो। ठीक है, तो मैं देखो संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे तो अथवा डाल देंगे। गद्य आज विज्ञान डैश डैश नियंत्रित भी। ठीक है, संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखो यहाँ पे देगा दूसरे नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींचा गया, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि आज विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है, किंतु अगर इस पर मानव समाज का नियंत्रण न हो तो वह कभी भी मानव समाज के कल्याण के लिए नहीं हो सकती है। अर्थात उस शक्ति का उपयोग विनाश और विकास दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें व्याख्या करनी है, जैसे हमने यहाँ पे पूरी की पूरी व्याख्या आपको बताई। ठीक है, इस हमारा जो सीरीज आता है वो तीसरा। ठीक है, तीसरे 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत के 3 महत्वपूर्ण गद्यांश आइए देख ले। यहाँ पे गद्यांश का सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश ये है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारम स्वीकृति नवा शक्ति च प्राप्नोति। ठीक है, इसी का में संस्कृत गद्यांश यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 23 के अंतर्गत आता है संस्कृत गद्य। अस्माकं संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती। ठीक है, संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से हम व्याख्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसका 2 नंबर मिलेगा संदर्भ लिखने का, एंड 3 नंबर इसकी पूरी हमें हिंदी में अनुवाद करना। जैसे यहाँ पे अस्माकं हमारा संस्कृति सदा हमेशा गतिशीला वर्तते, गतिशील है, तो इसकी व्याख्या हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। इसका 3 नंबर हमें बोर्ड देता है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हट नहीं करती। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा सभी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, देख लेते हैं।
सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित होती है। ठीक है, तो ये इसकी पूरा अर्थ हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, हमने टोटल 3 इंपॉर्टेंट इसको लिया है। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश। तो यहाँ पे नागरिक बहुकाल यावत, नागरिक ने बहुत समय तक अचिंत्य यानी सोचा, परंतु प्रहेलिका का उत्तर यानी कि उत्तर देने में, दातुम देने में समर्थ नहीं हुआ। ठीक है, अतः तब ग्रामीण बोलता, अहम अस्या प्रहेलिका उत्तरम न जनमे, मैं इस प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीण, यह सुनकर ग्रामीण बोला, अकथ्यत कहता है, यदि भगवान उत्तरम न जानाती, यदि तुम उत्तर नहीं जानते हो तरही तब ददातु 10 रुपये काड़ी, 10 रुपया दो। अतः मलान मुखे नागरिकेण शर्त्यानुसारम 10 रुपये दत्तन, यथार्थ मलान यानी बिचारे मुख वाले ग्रामीण ने शर्त के अनुसार 10 रुपया तुरंत दे दिया। ठीक है, इसको आंसर शीट पे कैसे देखना है, लिखने का तरीका क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे आंसर शीट पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, संस्कृत गद्यांश नागरिक बहुकालम डैश डैश दत्तानी। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत गद्यखंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नागरिक की हार का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखते हो ना, ये काफी अच्छा आकर्षक होता है, जिससे टीचर पूरा नंबर देने में मजबूर हो जाता है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे इसका पूरा कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वह प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है ऐसा नगरी। ठीक है, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति। यह जो नगर है, ठीक है, यह भारतीय संस्कृतों का नगर है और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल भी है। इसको कैसे लिखना है, ये आंसर शीट पे हम बढ़िया विधिवत तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा नगरी डैश डैश कारिता। ठीक है, संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद देखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। ठीक है, इस तरह से आपको व्याख्या लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसके बाद हमारे सीरीज में क्या आ जाता है, हमारी जो सीरीज है 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, हमने गद्यांश देख लिया, अब पद्यांश देखेंगे। इसमें से एक आना 110% तय, 2 ही आ जाए। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको आंसर शीट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला है हमारा, देखो यहाँ पे 3 नंबर इसका अनुवाद करने का, 2 नंबर संदर्भ लिखने का आता है। टोटल यहाँ से 5 मार्क्स आपके मिलते हैं। पहला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सर्वे भवन्तु सुखी, सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग सुख को देखिए, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, इसको आंसर शीट पे देखेंगे, तब हम अच्छी तरीके से इसे लिखना समझ। यहाँ पे इस तरह से देखो लिखेंगे, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। ठीक है, संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। हिंदी में अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो या निरोग हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुख न हो, यानी अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है, कोई भी दुख का भागी ना बने। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में यहाँ पे और देख लेते हैं, दूसरा क्या है। यहाँ पे दूसरा है कि माता गुरुतरा भूमि खात पितो चतरस्तता मन शीघ्रतम वाता चिंता बहुतरी त्रिणात। इसको कैसे देखेंगे, कैसे लिखना आपको बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 है, तो 24 लिख देंगे। और इसके बाद है संदर्भ। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पे हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित यानी लिया गया। हिंदी में अनुवाद, युधिष्ठिर उत्तर देता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से भी अधिक शीघ्रगामी मन है, तृण से भी अधिक छीड़ करने वाला चिंता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। एंड यहाँ पे तो हमने देख लिया। इसके बाद है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तैयार कर लेना। हव व प्राप्सी स्वर्ग जित्वा भजस्य महिमम निराश निर्मम भूत्वा युद्ध से विगत ज्वरा। ठीक है, इसकी कैसे व्याख्या करना है, आंसर शीट पे देखेंगे कि कैसे हमें लिखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24 श्लोक हव व डैश डैश विगत ज्वरा। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित बीरह बीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम
स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ये युधिष्ठिर जवाब देते। ठीक है, ये पूरी सीरीज कंप्लीट होती है आज की इस वीडियो में। ठीक, हमने पद्यांश नहीं लिया था, ना ही जीवन परिचय लिया था, इसलिए कि मैं ऑलरेडी इस चीज को प्रोवाइड करा दिया हूँ, उससे बार एक भी नहीं आएगा। ठीक है, बार बार चीजों को देखकर आपका समय वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। इससे पहले एक महामैराथन की वीडियो और है, आप उसे वॉच कर लेना। 110% अगर ये दोनों वीडियो आप वॉच कर ले तो कंप्लीट, तो आप ना उसमें निबंध भी है, जीवन परिचय भी है, सब कुछ है, तो आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखो अगर आपकी मैथ कमजोर है, उसमें 23, 24, 25 नंबर भी लाते हो ना, इन सभी में फोड़ दोगे तो आपका 85-83% बन जाएगा। ठीक है, पिछले साल के एक बच्चे का मैंने देखा था, ठीक है, स्वयं मुझसे पढ़ता था, वो दिखाया था इससे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी मैथ कमजोर है ना, तो आप इन सब चीजों को नंबर लाकर अच्छे रिजल्ट बना सकते हो। आज की इस वीडियो बस इतना है।